रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट का एक हिस्सा ऐसा है कि मैंने वो आपको अक्टूबर 2021 में बताया था। जब मैंने अक्टूबर 2021 में उसका तज़किरा किया था तो उस वक्त हुआ क्या था? उस वक्त ये हुआ था कि मेरे ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन आया था और मुझे यहाँ तक कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप रियासत के साथ खड़े हैं या किसके साथ खड़े हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और जो बात मैं कह रहा हूँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कह रहा हूँ और वो बात मुझे दुरुस्त लगती है। मैं पूरी कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद काफ़ी दबाव मेरे पे डाला गया। वो वीलॉग मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कहा था 10 ऐसी चीज़ें जिसमें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के आपस में या इमरान खान साहब के ऊपर 10 ऐसी चीज़ें जिन पर उन पर दबाव डाला गया है या उनके साथ जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं। उनमें उस्मान बुज़दार भी एक चीज़ थे, उसमें कुछ और इशूज़ भी थे। मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान पे एक दबाव ये भी था कि इसराइल के मामले में गुंजाइश पैदा की जाए। उन पे दबाव ये भी था कि कश्मीर को भूलकर भारत के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाए जाएं। एक दबाव ये भी था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। इस किस्म के मुतालबात थे, दीगर और बहुत सारे थे। वो CPEC को जो है वो डाउन किया जाए। ये कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी दबाव इमरान खान साहब के ऊपर थे। अब इमरान खान साहब ने एक पोल खोल दिया है, वो मैं इस वीलॉग में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। ये इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। सहाफ़ियों से मुलाकात की इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, जबकि हम सड़कों पर होंगे। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मामलात ख़राब हुए। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फ़ौज के अंदर से होना चाहिए। इमरान खान का कहना था कि अब ये जनरल बाजवा भारत के साथ दोस्ती चाहते थे, इसलिए मामलात ख़राब हुए। यानी मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ रीज़न्स हैं इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की दूरी की। एक तो इमरान खान साहब ने जब कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा अमेरिकन कैंप के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे। यानी उन्होंने जनरल बाजवा से कई लोगों ने जो मुलाकातें की, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कहा करते थे। वो ये कहते थे कि मैं वेस्टर्न कैंप को ये कहता हूँ या अमेरिकन को, और जब मैं मिलता हूँ मगरबी ममालिक को तो मैं उनको ये कहा करता हूँ कि हम आपकी ज़बान भी बोलना जानते हैं, हम पेंट शर्ट भी आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, टाई कोट भी आपकी तरह पहनते हैं, हम अपने कल्चर को आपके ज़्यादा करीब रखते हैं, तो आप हमें उन लोगों से क्यों ताल्लुकात बनाने या बढ़ाने देते हैं या मौका देते हैं जिनकी हम ज़बान नहीं जानते, जिनकी तरह के हम कपड़े नहीं पहनते, जिनके कल्चर को हम नहीं पहचानते। तो ये इशारा जो है बाजवा साहब का चाइना की तरफ, रशियंस की तरफ होता था, जिनकी ज़बानें हम नहीं जानते तो हम उनके कैंप में क्यों जाएं। हमें तो उस कैंप में जाना चाहिए जिनकी ज़बान हम जानते हैं। यानी अंग्रेज़ी हम अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं, यूनिफॉर्म उनकी तरह का पहनते हैं। तो ये जनरल बाजवा साहब का एक तरीक़ाकार था। चाइनीज़ को भी वो इसी तरह बातें करते थे। तो बाजवा साहब खुद भी ये कह सकते हैं कि वो सबको गोलियाँ फिट करते थे। यानी जिसको भी मिलते थे उसी के हो जाते थे, जिसको मिलते थे उसको ऐसी कहानी फिट करते थे कि मेरे से बेहतर आदमी कोई नहीं है और मेरे से ज़्यादा आपको किसी और से फ़ायदा नहीं होगा। तो बाजवा साहब का ये तरीका वारदात था। इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। इमरान खान साहब ने अब बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कह दिया है कि भारत के साथ ताल्लुकात के मामले में, और ये मुझे अच्छी तरह याद है, सहाफ़ी बैठे हुए थे, बाजवा साहब ये बात कर रहे थे, तो वहाँ हमने ये सवाल किया था कि 70 साल हमें चूरन बेचने पर पाकिस्तान को लगाया, 70 साल पाकिस्तानियों को ये बताया कि कश्मीर को आज़ादी लेकर दी जाएगी और भारत के साथ जो है वो ज़बरदस्ती कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। अब बाजवा साहब आप ये चाहते हैं कि जाकर पब्लिक को ये बताया जाए कि जनाब जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बेहतर होने चाहिए और कश्मीर को अभी पीछे रख लें, पहले ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लें, पहले तिजारत करें, आगे बढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर वाला मामला आ जाएगा। देखिए एक फार्मूला तो है ये, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बाजवा साहब अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और उनकी ये सोच है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के बाद कश्मीर का कोई हल निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा लोग ये सोचते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी ये रही है कि पहले कश्मीर पे बात होगी फिर बाकी चीज़ों के ऊपर बात होगी। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि जनरल बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मामलात ख़राब हुए। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फ़ौज के अंदर से होना चाहिए। इमरान खान ने एक और बात बड़ी क्लियर की। उन्होंने कहा डॉक्टर आरफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे।
जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो दीगर जमातों के साथ अब मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको ये टास्क दिया गया है। और मेरी इत्तला के मुताबिक एक वफ्द गया है, जमात इस्लामी से पहले मुज़ाकरात किए गए हैं, दीगर जमातों से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करेगी। जमातों के साथ जब बातचीत होगी तो फिर कंसेंसस पैदा होगा पाकिस्तान में। जिस किस्म की महंगाई है, जिस किस्म के हालात इस हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं, जिस किस्म का आइनी बहरान इस हुकूमत ने पैदा कर दिया है, तो उसके बाद बाकी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकि ज़्यादा मौसर तरीके से आवाज़ उठाई जा सके। उन्होंने कहा पार्टी के किसी भी रुकन के दीगर जमातों और सियासी शख्सियात से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सो मोटो के ज़रिए, जब पहले सो मोटो लिया था तो उसके ज़रिए असम्बली बहाल कर दी थी, जो इमरान खान साहब ने तहलील कर दी थी, और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई थी। तो उन्होंने कहा उस वक्त सो मोटो ठीक था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए सो मोटो लिया है, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं। किस कानून के तहत तोड़ी गई पंजाब और केपी असम्बलियाँ बहाल हो सकती हैं? सवाल पूछा गया कि क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ बहाल हो सकती हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा किस कानून के तहत? कोई कानून मौजूद ही नहीं है जिसमें असम्बलियाँ वापस बहाल हो जाए। जो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, अब वहाँ पे इलेक्शन ही हो सकता है। इमरान खान का कहना था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब जराइम पेशा अफराद हैं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमला किया गया, इनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज करवाने जा रहा हूँ। ऑलरेडी इमरान खान साहब ने इस मामले को आगे बढ़ाया हुआ, उनके वकील इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेट्स सी इसमें क्या होता है केस के अंदर। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक मामला पेंडिंग है, वहाँ पे सूरत हाल बहुत अजीब हो गई है। PDM की तमाम जमातों ने, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन सब ने आपस में मुज़ाकरात किए हैं और सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं। नवाज शरीफ को भी लिया गया ऑनलाइन, यानी वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ साहब इस मुलाकात के अंदर शरीक हुए, और पीपल्स पार्टी के साबिक जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब वो भी, बिलावल जरदारी वो भी, और JUI फजलुर रहमान साहब, चौधरी सालक हुसैन जो काफ लीग से हैं, मरीम नवाज भी शामिल थी, MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल थे, और नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए से इस इजलास के अंदर शामिल थे। शाहिद खाकान अब्बासी और वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और दीगर रहनुमा वगैरह भी इसके अंदर जो है वो शरीक हुए इस इजलास के अंदर। अब इस अहम इजलास में जो चीज़ें तय पाई वो मैं आपको बता देता हूँ। एक अंदरूनी कहानी है पूरे इजलास की, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अंदरूनी कहानी ये है कि नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकआउट की तजवीज़ दी। ये तजवीज़ वैसे नवाज शरीफ की हो सकती थी। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इदारों में तकसीम पैदा की है अपने सियासी मफाद के लिए, तो एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब ने ही इस किस्म की तजवीज़ दी कि जजेस के ऊपर ही बाइकआउट कर दिया जाए, यानी अदालत का बाइकआउट कर दिया जाए। और हुआ ये कि PDM और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की अक्सरियत ने फुल कोर्ट ना बनाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के बाइकआउट का फिर मशवरा कबूल कर लिया, और ये मशवरा मान लिया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, ये भी कहा गया, क्योंकि 3 रुकनी बेंच आपको इंतखाबात में ले जा सकता है, और इंतखाबात को आप नाइंसाफ़ी समझते हैं। यानी पाकिस्तान की कौम को इंसाफ मिलेगा तो वो ये होगा कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाएं, लेकिन वो इंसाफ आप समझते हैं कि आपके लिए नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अभी आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हालात जो हैं उसके ऊपर सर्वे आ रहे हैं, और जो पंजाब इलेक्शन है उसका सर्वे क्या बताता है ज़रा आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे। उसमें जो रावलपिंडी डिवीज़न की जो नशिस्तें हैं उनके हवाले से जो सर्वे आया ज़रा वो देख लें। इसमें अटक में 5 सीटें हैं, रावलपिंडी में 15 हैं, चकवाल में 4 हैं, जेलम में 3 हैं। इनमें से मुस्लिम लीग नून सिर्फ 1 सीट जीत रही है। ये हालात हो गए मुस्लिम लीग नून के टोटल जो नशिस्तें हैं उनमें से सिर्फ 1 सीट मुस्लिम लीग नून जीत रही है। 27 में से एक सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्कानात है कि वो एक सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत जाएं। 1 नशिस्त कोई आज़ाद उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात हैं, जबकि 24 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल है। इसी तरह से जो बाकी सर्वेज आए हैं, मिसाल के तौर पे जो सरगोदा डिवीज़न का सर्वे है उसमें 21 नशिस्तें हैं, 21 में से 17 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, 3 मुस्लिम लीग नून जीत रही है, पीपल्स पार्टी कोई नहीं जीत रही, 1 नशिस्त के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार आगे है। ये जी सरगोदा डिवीज़न का आप नतीजा देख लें। अब गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न के अंदर 44 सीटें हैं, 44। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 31 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़े बरतरी है, वो जीत रहे हैं।
PMLN 13 नशिस्तों के ऊपर जीत रही है। गुजरात और गुजरांवाला ये सबसे मजबूत डिवीजन हुआ करता था PMLN का, तो यहां पे सिर्फ 13 नशिस्तों के ऊपर PMLN जीत रही है। पीपल्स पार्टी कोई नहीं, आज़ाद उम्मीदवार कोई नहीं और दीगर भी कोई नहीं। तो ये हालात हैं यहां पे। इसके बाद आप आ जाएं जो पंजाब के टोटल इलेक्शन के अंदर सूरत क्या है। तो जो टोटल नशिस्तें हैं पंजाब में, उसमें से 220 से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, 50 से कुछ ज़्यादा सीटें PMLN जीत रही है, यानी पूरी तरह दफन हो गई PMLN। इतनी बुरी हालत तो इनकी कभी भी नहीं थी जो इस वक्त सर्वेस के मुताबिक आ रही है। और ये रिपब्लिक policy.com का ये सर्वे है और ये थिंक टैंक है जिन्होंने ये सर्वे जारी किया है। पीपल्स पार्टी के बारे में ये है कि वो 6 से 7 सीटें जीत सकते हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 15 से 16 सीटों के दरमियान या 15, 16, 17 सीटें वो जीत सकते हैं, जबकि जो दीगर उम्मीदवार हैं वो 6 सीटें जीत सकते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है उसका रेशो 75% से भी ज़्यादा है पंजाब पूरे के अंदर। जनूबी पंजाब ले लें, सेंट्रल पंजाब ले लें या आप अपर पंजाब ले लें, तो इस सूरत हाल में फिर इलेक्शन तो नाइंसाफ़ी लगेगा PMLN को और बाकी इत्तेहादी जमातों को, तो वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। एक तजवीज़ ये भी है कि कुछ भी करके इलेक्शन का बाइकआउट ही कर दिया जाए, यानी इलेक्शन लड़ने से ही इनकार कर दिया जाए। जैसे अदालत का बाइकआउट कर रहे हैं, अगर फिर भी इलेक्शन में जाना पड़े तो फिर इलेक्शन का ही बाइकआउट कर दिया जाए। PMLN इलेक्शन लड़े ही ना। अगर इतनी बुरी हालत में इलेक्शन लड़ना है और हालत इतनी पतली होनी है तो क्या फ़ायदा इलेक्शन लड़ने का। PMLN हो सकता है कि इलेक्शन लड़े ना। इसके बारे में बड़ी संजीदगी से PMLN के हल्के आजकल गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने आपको पहले बताया कि दीगर जमातों के साथ राब्तों का आगाज़ हो गया है, जबकि इलेक्शन की सूरत में पीपल्स पार्टी ने अपनी जो सेकंड टियर की क़यादत है उसको ये इजाज़त दे दी है कि वो अब PMLN के ऊपर जो है वो अटैक शुरू कर दें। जो पीपल्स पार्टी की दूसरे दर्जे की क़यादत है, MNAs हैं मुख्तलिफ या मुख्तलिफ अरकान हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता PMLN पे तनकीद करना शुरू हो गए हैं। मंदुखेल साहब ने अभी हाल ही में आड़े हाथों लिया है मरियम नवाज़ को, राना सनाउल्लाह को और इसहाक डार को, और इनको फेलियर करार दिया है और इन्हें यह कहा है कि इन लोगों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है इत्तेहादी हुकूमत को। राना सनाउल्लाह से वजारत दाखिला और इसहाक डार से वजारत ख़जाना बिल्कुल नहीं संभाली जा रही। मरियम नवाज़ साहिबा हुकूमत की तमाम बुरी चीज़ों को डिसोन कर देती हैं और वो ये कहती हैं कि हम हुकूमत के अंदर हैं ही नहीं। तो ये बड़ी सख्त ज़्यादती है। और आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि माहौल जैसे जैसे इनको लगेगा कि इलेक्शन करीब आ रहा है, तो वो नूरा कुश्ती ज़रूर शुरू करेंगे PMLN के ख़िलाफ़। लेकिन अवाम को आइडिया हो गया है कि ये सारे एक साथ मिले हुए हैं और एक तरफ अकेला इमरान खान पब्लिक के साथ खड़ा है और एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के खिलाफ है। फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो तो यही है। वकला की तहरीक इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट शक्ल इख्तियार करती जा रही है। बज़ाहिर खामोशी दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो सकती है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब को निकाला गया तो डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ थे पाकिस्तान में, और यहाँ पे जो रजीम था वो बड़ी सख्ती से चीज़ों को कुचलना चाह रहा था। लेकिन आज की सख्ती के मुकाबले में वो सख्ती कुछ भी नहीं थी। पिछले 11 महीने, 1 साल के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है उसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। ख़ास तौर पे जमहूरी हुकूमतों में तो इस तरह सोचा भी नहीं जा सकता जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, बदकिस्मती से। इसके ऊपर पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है। वकला तहरीक पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ये एक और ख़बर है कि PDM के हाथों जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं, उनको लेकर इससे पहले अमेरिका में डॉक्टर्स ने एक बड़ा एहतजाज किया था और उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने सर्कुलेशन भी जारी की थी। उन्होंने हर तरफ इसको बताया भी था, तमाम लेटर्स भी लिखे थे। और अब ये हुआ है कि आइन जमहूरियत के कत्लेआम की मजम्मत का मामला, PDM की बदअमालियों की तफसीलात दुनिया में ताकत के ईवानों में गूंजने लगी। ये अब्बास शब्बीर साहब ने ट्वीट करते हुए बताया है। नीचे वो लेटर भी है जो साथ में उन्होंने ट्वीट किया है। डॉक्टर्स के बाद अमेरिका में अब ताजिर और वकला भी PDM सरकार की वहशत और बर्बरियत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक और लेटर मौजूद है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर अब आवाज़ें उठाई जा रही हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में। ये जो गुज़िश्ता 1 साल गुजरा है ना, इसमें पाकिस्तान ने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया की 51 या 54 सफ़ात की एक रिपोर्ट आई है, जबकि पाकिस्तान की 77 सफ़ात की एक रिपोर्ट आई है। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और पामालियाँ ज़्यादा हो रही हैं बदकिस्मती से।
नाज़रीन, अगले वीलॉग में आपको मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा, खासतौर पे आटे की तकसीम के अंदर जिस किस्म के मामला हो रहे हैं, निगरान हुकूमत पंजाब का रवैया क्या है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दोबारा लड़ाई लग गई है, IMF के साथ जो नई शराइत हैं उनके बाद पाकिस्तान की हालत क्या होगी, पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई अब किस लेवल पे पहुंच गई है और इन तमाम चीज़ों का हल क्या है, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी। अगले वीलॉग में, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।